हेलो बच्चों, बोर्ड की तैयारी के लिए आज मैं इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट चैप्टर आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में कुछ ऐसा चेंज हो कि जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दें तो वो एक तरह का जो है केमिकल रिएक्शन है, यानी वो केमिकल चेंज है और उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फूड हमारे बॉडी में जाके जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाके फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपना उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाए, या बिल्कुल एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन को भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा आयरन जो होता है, जब उसमें जंग लग जाती है, जब उसमें रस्टिंग लग जाती है, तो वो लोहे से बिल्कुल अलग होता है। तो एक्चुअली में वो एक तरह का केमिकल चेंज है, यानी केमिकल रिएक्शन उसमें भी हो गई है। ऑक्सीजन के साथ उसने केमिकल रिएक्शन कर ली है आयरन ने। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 है। ये एक्टिविटीज़ मैं इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें मिलते हैं। तो इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम की एक पट्टी है। इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्निंग एक्चुअली में जो है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ही हम बर्निंग कहते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इसकी जो ऐश होती है वो ऐश एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, यानी मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश के फॉर्म में हमें मिलती है, राख के फॉर्म में मिलती है, जिसे हम वाच गिलास में ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एक्चुअली में बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक और जो है हम एक्टिविटी जो है उसको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1.2, इसमें लेड नाइट्रेट जो है एक सॉल्यूशन को लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिला देते हैं। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको उसको समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और उसमें हम मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। तो ये हमारा मिलता है हमें PbI2 लेड आयोडाइड और प्लस 2KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर इसकी जो बैलेंस इक्वेशन होगी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो होती है 2Ki और लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल इक्वल टू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर और भी कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेड जो है उसकी वैलेंसी होती है +2, और नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1। तो 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इसका फार्मूला बनाने के लिए 1 वैलेंसी यहाँ पे ले आएंगे, 2 वैलेंसी यहाँ पर ले आएंगे, यानी सीधे सीधे PbNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, आयोडीन की -1। इसके बारे में आप जो है 9th क्लास में देख सकते हैं। 9th क्लास में इसके बारे में दिया हुआ है, ये जो आयंस के बारे में, यानी केटायन एंड आयंस, वहाँ से आप इस को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इनके फार्मूले जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो
यहाँ पर जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड जो है वो यहाँ पर पोटेशियम को हटा देता है, आयोडीन के साथ जुड़ जाता है और ऐसी पोटेशियम लेड की जगह आके जो है ऐड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने इसका सिर्फ एक्टिविटी दी है, लेकिन इसको आगे बताया है एनसीईआरटी चैप्टर में, तो इसके लिए हम इसको आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसको समझा दिया, तो अब पढ़ने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। अब इसमें जो एक्टिविटी 1.3 है, इसमें जो है जिंक ग्रेन्यूल्स हमको लेने हैं, यानी जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, और जिंक भी एक तरह की मेटल है, तो इसको कोनिकल फ्लास्क में हमको लेना है। और उसके बाद इसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लास्क में लेकर और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स आपको ले लेने हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कॉशन आपको रखना है कि जो है एसिड को जो है केयरफुली थोड़ा हैंडल करें, तो वो तो करना ही होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड कुछ ऑब्जर्व होता है, यानी कुछ आपको दिखाई पड़ता है? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आप कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को भी टच करके देखें, क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नज़र आता है? तो ये कह रहे हैं फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसमें पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो सकती है, कि मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना। कलर में चेंज हो सकता है, गैस इवोल्यूशन, कोई गैस मतलब निकल सकती है। टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके केमिकल रिएक्शन की कई जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे और उनका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। अब अगर बात करें हम केमिकल इक्वेशंस की, तो केमिकल जो रिएक्शन है उनको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे जो एक्टिविटी अभी हमने 1.1 एक्टिविटी जो हमारी थी, तो उसमें मैग्नीशियम जो रिबन को जो हमने बर्न किया था, तो उसको हम उस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसको हम सीधे सीधे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और इससे जो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन वर्ड इक्वेशन है। इसमें जो सब्सटेंसेस मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस जिनसे बन रहा है, यानी ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो ये जो आपस में मिलकर जो नया न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जो रिएक्टेंट्स हैं, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसको प्लस से, और इस तरीके से प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा, तो वहां पर भी अगर 2 सब्सटेंस बन रहे हैं तो वहां पर प्लस आप लगाएंगे। लेकिन यहां पर जब हम इस पूरी रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट करें या केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी अगर इसको हम सीधा सीधा Mg और ऑक्सीजन को प्लस O2 और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम इसको कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन अभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, जब हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं,
तो उसका बैलेंस होना ज़रूरी है। और बैलेंस होने के लिए हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी सभी के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जो है स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे, और इन स्टेप्स को बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर केमिकल इक्वेशन में सबसे कम दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और उसके बाद फिर से हमें ये श्योर करना है कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। तो अभी मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं और उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम जो है 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, और फिर दूसरा जो हमारा कॉलम है उसमें हम यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी LHS, जो आपकी केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स यानी RHS। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम यहां पर एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, और वो इक्वेशन है हमारी जो एक्टिविटी जो 1.3 हमने की थी जिंक ग्रैन्यूल्स वाली, जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहां पर रिमूव होती है, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से यानी एसिड से रिमूव कर देता है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। और यहाँ पर अगर इसकी आप मैकेनिज्म समझना चाहें तो जिंक जो है इसकी जो बैलेंसी होती है वो 2+ होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है। और सल्फेट जो है इसकी वैलेंसी 2- होती है, यानी Zn2+, और सल्फेट 2-। तो ये आपस में जो है आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है जिंक को लिख लेंगे हम, क्योंकि सबसे कम जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर जिंक है। तो सबसे पहले जिंक को करेंगे हम। तो जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम है वो है 1, और राइट हैंड साइड में देखें यहाँ पर भी 1 है। तो जिंक ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन को, सल्फर को देख लेते हैं। तो यहाँ सल्फर को ले लेते हैं हम। सल्फर का रिएक्टेंट्स में जो नंबर है वो है 1, और प्रोडक्ट में भी ये 1 है। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स में ये है एटम 4 नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट्स में भी ये 4 है। अब हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट्स में जो है वो 2 एटम है, और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर हम एक और इक्वेशन लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारी आयरन प्लस H2O वाटर, और ये बन गया आपका Fe3O4
प्लस H2 हाइड्रोजन। इसको भी हम बैलेंस करेंगे इसी तरीके से। तो यहां पर हम फिर से जो है 3 कॉलम बनाएंगे, एलिमेंट, और यहां पर मैं सीधे से LHS लिख दे रहा हूं और RHS। तो यहां पर देख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो सबसे कम अपीयर दिख रहा है वो आपका आयरन है। तो यहां पर आयरन ले लिया हमने। LHS में इसके जो नंबर हैं एटम्स के वो 1 है और RHS में 3 है। तो सबसे पहले तो हमें LHS में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहां पर हम देख सकते हैं ये हमारा आयरन है, तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आयरन यहां पर बैलेंस हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन का LHS में 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट में इसके 4 एटम्स हैं। तो यहां पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वाटर में है, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया। अब लास्ट में हम हाइड्रोजन को करेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन के जो LHS में एटम्स हैं वो आपके 4 2 8 हैं और यहां पर 2 हैं, तो यहां पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। लेकिन फिर से एक बार हम चेक कर लें, अगर फिर से कहीं पर अगर कोई नंबर इधर उधर आ रहा है तो हम दोबारा से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयरन के 3 हैं और इधर भी आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हैं, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 8। तो हमारी बैलेंस हो चुकी है। केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी कि केमिकल इक्वेशन से हमें ज़्यादा जानकारी मिले, उसके लिए हमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमने इक्वेशन में मेंशन किए हैं, तो उनके केमिकल फार्मूले के साथ अगर हम उनकी स्टेट लिख दें कि वो गैस हैं, लिक्विड हैं, एक्वस मतलब सॉल्यूशन है या सॉलिड स्टेट हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली गैस के लिए हम जो है रिएक्टेंट्स के आगे ब्रैकेट में जो है स्मॉल G इस तरीके से लिख देते हैं और लिक्विड में जो है स्मॉल L, और अगर वो सॉल्यूशन इस तरीके का है वाटर का सॉल्यूशन तो उसमें AQ एक्वस लिख देते हैं, सॉलिड में S बना देते हैं इस तरीके से। तो इससे हमें जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमने जो आयरन वाली जो भी इक्वेशन बैलेंस की थी, यानी 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आयरन है ये आपका, इसके आगे S हम लगाएंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। वाटर यहाँ पर ये जो यहाँ पर G लगा देंगे, इसका मतलब है कि जो वाटर यूज हो रहा है इसमें ये गैसियस फॉर्म में है। और इसी तरीके से जो Fe3O4 है इसके आगे S लगा देंगे और हाइड्रोजन के आगे गैस। तो इससे पता चल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है तो इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट यानी सब्सटेंसेस जो हैं ये किस स्टेट में हैं। इसके अलावा जो है कभी कभी जो कंडीशंस होती है रिएक्शन की उसको मेंशन करने से भी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो रिएक्शन हो रही है वो किस जो है उसके लिए क्या टेम्परेचर है, उसका क्या प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसको हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन और यहाँ पर 340 एटमॉस्फेयर हमने लिया है और ये हमारा बन रहा है CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में। तो इससे पता चल रहा है कि जो इक्वेशन हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है वो आपके 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है। और एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे जो अर्थ के चारों तरफ जो हवा है उसके दबाव को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसके मतलब प्रेशर को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर के 340 टाइम्स
ज्यादा प्रेशर पर हो रही है। इसी तरीके से एक और इक्वेशन दी है, 6CO2 एक्वस प्लस 12H2O लिक्विड, और ये सनलाइट, क्लोरोफिल, बेसिकली ये आपकी जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो इससे हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो C6H12O6 एक्वस प्लस 6 ऑक्सीजन एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। जो यानी लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वहां पर ये रिएक्शन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो कि इंटेक्स क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक थिन फिल्म बना लेता है, एक पतली सी लेयर बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम जो है, हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ने ऑलरेडी जो है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, तो इसके ऊपर एक बहुत ही थिन सी वो लेयर बना लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो मैग्नीशियम का कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और वो अंदर मैग्नीशियम जो मौजूद है उस मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देता। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसीलिए उसे जलाने से पहले उसको रब करना पड़ता है सैंड पेपर से, वरना वो आप उसको कितना भी जलाओगे वो नहीं जलेगी। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर मैंने जो है वो साइड में, लेफ्ट साइड में दे दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो पहला इसमें जो फर्स्ट है वो आपकी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यानी कि वर्ड में दी हुई है इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इसे हम इसके फार्मूले में यानी जो है लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो होता है इसका फार्मूला H2 प्लस क्लोरीन का होता है Cl2, और ये बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया 3 हमें जो है कॉलम बनाने हैं। पहले यहां पर लिखना है हमें एलिमेंट्स, और दूसरे कॉलम में हमें मतलब लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट्स, और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ मैंने LHS RHS में लिख दिया है। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स जो है हमारे क्या हैं, सबसे पहले क्लोरीन और हाइड्रोजन, बस 2 ही हमारे पास हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट्स में जो है वो क्लोरीन 2 दिए हुए हैं, जबकि प्रोडक्ट में है 1। तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्लोरीन यहाँ पर है HCl के साथ, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन को, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2, और जबकि प्रोडक्ट में भी ये 2 हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट की यानी कि जो सेकेंड यहाँ पर दी हुई है दूसरे की सेकेंड इक्वेशन, वो है हमारी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट और इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इसको हम फिर से इनके फार्मूले में लिख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड जो है वो होता है BaCl2। यहाँ पर बेरियम की जो बैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन की होती है माइनस यानी कि -1। तो यहाँ पर जो है क्रिस क्रॉस करते हैं, क्लोरीन की जो है वो यहाँ पर आ जाएगी बैलेंसी, और बेरियम की यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हो जाएगी BaCl2। यहाँ पर मैं ये आपको बता दिया है इस तरीके से करना है। प्लस दूसरा जो है इसमें एल्युमिनियम सल्फेट है, तो Al
और ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इसकी वैलेंसी होती है 3+ और सल्फेट की होती है 2-, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 सल्फेट के साथ आ जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, क्योंकि बेरियम की भी 2 है और सल्फेट की भी 2 है, तो यहाँ पर हम जो है सिंपल रेशियो ले लेंगे 2 1 2 2 1 2, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस, और यहाँ पर बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की होती है 1, तो 1 एल्युमिनियम के साथ आ जाएगी और क्लोरीन के साथ 3। अब हमें इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस के लिए उसी तरीके से हमें कॉलम बनाना है, तो फिर से हम कॉलम बना लेते हैं। यहां पर ले लिया हमने एलिमेंट्स, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स या राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले एलिमेंट्स में हम देख लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो सबसे कम दिखाई पड़ता, तो बेरियम से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर एलिमेंट्स जो है बेरियम, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहां पर 1 है और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहां पर भी 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे बेरियम हो गया, अब हम सल्फर को कर लेते हैं। तो यहां पर सल्फर जो है वो यहां पर यानी सल्फेट का होल थ्राइस, तो चाहे तो यहां पर आप सल्फेट को पूरे को भी ले सकते हैं एक साथ। तो सल्फेट को आप कर लें कंप्लीटली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सल्फेट को कर लीजिए। तो यहां पर सल्फेट जो है वो आपका यहां पर दिया हुआ है 3 रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में दिया है 1। तो इसका मतलब ये है कि हमें सल्फेट को यहां पर राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट्स में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने 3 से कर दिया। अब यहां पे हमें जो है करना है यहां पर बैलेंस। सल्फेट हमारा हो गया, अब यहां हमारा बचा क्लोरीन, तो हम क्लोरीन को कर लेते हैं। क्लोरीन जो है वो हमारा इसमें जो दिया हुआ है वो है 2 और प्रोडक्ट में दिया हुआ है 3। तो यहां पर इससे करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जब हमने यहां पर सल्फेट को भी बैलेंस किया था तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहां पर बेरियम जो था हमारा, यहां पर बेरियम जो है वो राइट हैंड साइड में हो गया 3, तो हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। आप चाहें तो अलग अलग एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन यहां पर जो है 3 2 6 लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां लिख लीजिए 6, और इधर क्लोरीन अगर हम लें तो यहां पर हमारा 3, तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6। तो और यहां पर देख लीजिए कुछ बचा है ऑक्सीजन, तो हमारा सल्फेट के साथ ही है। हाँ, तो ये हमारी जो है इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। 3Ba यानी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और यहाँ पर जो एल्युमिनियम सल्फेट है, तो जैसा मैंने बताया ये एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो यहाँ पर हमें Al को 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम भी बचा है हमारा, तो एल्युमिनियम को हम कर लेते हैं। वैसे एल्युमिनियम को पहले करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। एल्युमिनियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 2 और इधर प्रोडक्ट में भी हमारा 2 है, तो एल्युमिनियम भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट और इसके और बेरियम सल्फेट यानी 3 + 2 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर देख लीजिए फिर से एक बार, बेरियम के 3 हैं, यहां पर प्रोडक्ट में भी बेरियम के 3 हैं, और इधर क्लोरीन के देख लीजिए 3 2 6, और इधर क्लोरीन के जो हैं 2 3 6, और तो बेरियम और क्लोरीन हो गया। सल्फर देख लीजिए, सल्फर के हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर सल्फर के 3। ऑक्सीजन के देख लीजिए 3 4 12, 3 4 12, और क्लोरीन जो है 2 3 6 और 3 2 6, यानी ये ऑलरेडी मतलब बैलेंस हो चुकी है। तो अब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।